हे एवरीवन। तो यार आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो लेक्चर 8 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसे हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर को डेडिकेट किया है। ये लेक्चर पहले ही लाइव कंडक्ट होना था, लेकिन इसके कंडक्ट ना हो पाने के कारण इस इवेंट को प्राइवेट कर दिया गया था, जो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट में भी काफ़ी बार प्राइवेट दिखता होगा। और मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे उस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं कि लेक्चर 8 को प्राइवेट क्यों कर दिया गया है। तो बेटा ये वैसे बिल्कुल ही एक डिफरेंट टॉपिक था। जनरली भी करंट इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट सॉल्विंग, जनरल रिलेशंस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये एक तरफ पढ़ाए जाते हैं, और इसी तरीके से दूसरे पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कराया जाता है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जेईई और नीट के सिलेबस से काफ़ी पहले ही पूछना बंद कर चुका था, क्योंकि वो केमिस्ट्री के टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज़्यादा पूछा जाता है। चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात हो, है ना। इन सभी केमिकल इफेक्ट्स के बारे में ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में चर्चा करते हैं। केमिस्ट्री में यानी कि फिजिक्स का काम फिर केवल और केवल हीटिंग इफेक्ट तक ही सीमित रह चुका है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं छोटी क्लासेस से ही जो हम पढ़ते आते हैं ना, कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी रेसिस्टर में फ्लो करता है, उस रेसिस्टर के थ्रू हीट डिसिपेशन होता है। और यही प्रिंसिपल होता है वर्किंग ऑफ एन इनकैंडेसेंट बल्ब का, वर्किंग ऑफ इमर्जन रॉड का, इलेक्ट्रिक हीटर का, है ना। इन सब का यही प्रिंसिपल होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी रेसिस्टर में से पास करेगा, वो रेसिस्टर जो है वो हीट को डिसिपेट करेगा। सही है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक पावर। चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर के अगर हम एक्सप्रेशंस के बारे में बात करें, यानी कि फॉर्मूले के बारे में बात करें, तो देखिए आप क्या बोल सकते हैं। आप जानते हैं कि छोटी क्लासेस से ही आप पढ़ते आए हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर P जो है, उसके 3 फॉर्मूले आप 10th क्लास से जानते हैं। पहला फॉर्मूला V इंटू आई करके निकलता है, दूसरा फॉर्मूला I स्क्वायर R से निकलता है, और तीसरा फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R करके निकलता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला किस प्रकार के क्वेश्चन में लगाना है। किसी भी तरीके के क्वेश्चन में कोई सा भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट यस प्रेफरेंस जरूर है। तो अब प्रेफरेंस क्या है? प्रेफरेंस है प्रेफरेंस ऑर्डर, या प्रेफरेंस क्या है कि किस तरीके के सवाल में किस तरीके का कौन सा फॉर्मूला लगाया जाना चाहिए। जैसे V इंटू आई वाला फॉर्मूला लगाया जाता है, दैट इज प्रेफर्ड फॉर बैटरी सेल या बैटरी के लिए। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो V इंटू आई से निकलता है। आई स्क्वायर आर ये कब प्रेफर किया जाता है? दिस इज प्रेफर्ड फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन ऑफ पावर के लिए? क्योंकि सीरीज रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि सभी एलिमेंट्री रेसिस्टर्स से फ्लो होने वाला करंट सेम होता है। तो जब करंट सेम है, तो जिस रेसिस्टर की रेसिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होगी, उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा। सपोज कीजिए हमारे पास 2 बल्ब हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं, तो जिस बल्ब का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी, और नेचुरली जिसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी वो ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा, ज्यादा इल्यूमिनेशन शो करेगा। तो अक्सर ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि अगर 2 बल्ब्स ऑफ रेसिस्टेंसेस RA एंड RB, वेयर RB इज ग्रेटर देन RA, आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए हैं, तो बताइए कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा, ज्यादा रोशन होगा। तो आप कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर बल्ब को लगाया गया है, तो जिस बल्ब की रेसिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होगी उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा, वो ज्यादा इल्यूमिनेशन या ब्राइटनेस शो करेगा, इसका मतलब वो ज्यादा रोशनी देगा। वहीं अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है वो सेम होता है। तो अगर सभी पैरेलल बल्ब्स, अगर आपके पास 2 पैरेलल बल्ब हैं A और B, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। आप क्लियरली देख सकते हैं जिसकी रेसिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होगी उसका पावर कंजम्पशन कम होगा, तो वो बल्ब कम रोशनी देगा।
यानी कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है यार, दो बल्ब है हमारे पास ए और बी की रेसिस्टेंस मान लेते हैं कि ज्यादा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने पे जिसकी रेसिस्टेंस यानी कि बी की रेसिस्टेंस ज्यादा है तो वो ज्यादा रोशनी देगा, वही सीरीज में लगाने की बजाय अगर इन दोनों को पैरेलल लगा दिया होता तो आप ये कहते कि पैरेलल में जिस बल्ब की रेसिस्टेंस ज्यादा है वो कम रोशनी देगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने पर जो बल्ब ज्यादा रोशन करता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने पर वही बल्ब कम रोशनी देता है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, पावर कंजम्पशन से रिलेटेड, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स पे डिपेंडेंट। सही है। अच्छा, दिस विल बी प्रेफर्ड फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन पे निर्भर करता है, ये सेल या बैटरी पे निर्भर करता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सही है। चलिए पहले बात कर लेते हैं फॉर सेल या बैटरी। फॉर सेल या बैटरी, सेल या बैटरी के लिए आप क्या क्या बात कर सकते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे इन केस ऑफ चार्जिंग। इन केस ऑफ चार्जिंग देखिए, जब बैटरी या सेल चार्ज हो रहे होते हैं, चार्जिंग का मतलब क्या है? चार्जिंग का मतलब है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा हो और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से करंट एग्जिट ले रहा हो। पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी में एंटर कर रहा हो और नेगेटिव टर्मिनल से एग्जिट ले रहा हो तो इसको बैटरी का चार्ज होना बोलते हैं। ठीक है। बैटरी आमतौर पे जब अकेली बैटरी सर्किट में लगी हो तो वो डिस्चार्ज होती है। डिस्चार्जिंग के टाइम पे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और नेगेटिव में जाता है, पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में जाता है डिस्चार्जिंग के टाइम पे। हम बात किसकी कर रहे हैं अभी? चार्जिंग की। तो हम बोलेंगे इन केस ऑफ चार्जिंग, पावर डिलीवर्ड टू द बैटरी। असल में जब आप बैटरी को चार्ज करते हो तब कायदे से आप उसको पावर ही डिलीवर कर रहे होते हो। असल में जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे होते हो तो आप एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करके, बाहर से ऊर्जा देके उसको चार्ज ही कर रहे होते हैं। देन इन दैट केस पावर डिलीवर्ड टू द बैटरी जो होती है यार, वो पावर पॉजिटिव ऑफ V इंटू आई होती है, पॉजिटिव ऑफ V इंटू आई होती है। एंड अगर आप देखना चाहें पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी की बैटरी के द्वारा कितनी पावर डिलीवर की गई है, तो आप बोलेंगे सर असल में बैटरी के द्वारा पावर डिलीवर ही नहीं की गई, बैटरी को पावर डिलीवर की गई है। जब आपको पता है कि बैटरी को पावर डिलीवर की गई है, फिर भी आप ये निकालना चाहते हैं कि बैटरी के द्वारा कितनी पावर डिलीवर की गई है, तो ऑब्वियसली आप उल्टा चल रहे हो। उल्टा चलने में क्या हो गया? पॉजिटिव साइन की जगह ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, पॉजिटिव साइन की जगह ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। ईएमएफ ऑफ द बैटरी इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। ठीक है। इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के केस में आप क्या बात करेंगे? डिस्चार्जिंग के केस में आप बोलेंगे, डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है? डिस्चार्जिंग का मतलब है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अभी करंट निकल रहा है और नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है। इन दैट केस आप बोलोगे कि यार असल में पावर जो है वो बैटरी के द्वारा डिलीवर हुई है, बैटरी के द्वारा डिलीवर हुई है। तो आप अगर निकालना चाहो पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, तो अब की बार बैटरी के द्वारा ही डिलीवर हुई है और अब बैटरी के द्वारा ही डिलीवर होने वाली निकाल रहे हो, तो ये पॉजिटिव ऑफ V इंटू आई है। एंड पावर डिलीवर्ड टू द बैटरी, टू द बैटरी अगर आप निकालना चाहें तो वो माइनस V इंटू आई होगी। माइनस क्यों? क्योंकि असल में पावर बैटरी को डिलीवर नहीं हुई। डिस्चार्जिंग में पावर बैटरी के द्वारा डिलीवर हुई है तो बाय द बैटरी पॉजिटिव होगी, टू द बैटरी नेगेटिव होगी। चार्जिंग में पावर बैटरी को डिलीवर हुई है तो पावर डिलीवर टू द बैटरी पॉजिटिव होगी, बाय द बैटरी नेगेटिव होगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना? तो हम ये बोल सकते हैं कि सेल या बैटरी के केस में चार्जिंग में ये हो सकता है, डिस्चार्जिंग में ये हो सकता है। ऑलराइट, फंडा होगा क्लियर यार? ठीक। सो असल में अगर आपका आंसर 80 वॉट आ रहा है, भाई रेसिस्टर्स में ये पूछा नहीं जाता, ये प्लस माइनस का झोल जो है वो सेल या बैटरी के लिए किया जाता है। तो जब भी पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी या टू द बैटरी आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा हो और लेट सपोज आपका आंसर V इंटू आई करके 80 वॉट आ रहा हो, तो नोटिस कीजिएगा ऑप्शन में ना ABCD 4 ऑप्शन में दोनों चीजें अवेलेबल होंगी, प्लस 80 वॉट भी और माइनस 80 वॉट भी। तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि यार अगर वो बैटरी
जिसके बारे में आपसे पावर पूछी गई है कि यदि वो बैटरी चार्जिंग में है तो पावर डिलीवर्ड टू द बैटरी पॉजिटिव आंसर होगा, बाय द बैटरी नेगेटिव। यदि वो डिस्चार्जिंग में है तो पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी पॉजिटिव होगा, टू द बैटरी नेगेटिव। चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या होती है पहले भी एक बार डिटेल में बात कर चुके हैं, एक बार देखिए और कर सकते हैं। क्लियर हो गया मामला? ठीक है, तो सर्किट सॉल्विंग में भी पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद क्या पूछा जा सकता है? देखो एक छोटा सा नोट, बहुत छोटा सा नोट। आप ये बोल सकते हैं कि सपोज कीजिए आपके पास दो बल्ब्स है, सपोज कीजिए दो बल्ब्स हैं आपके पास, बल्ब ए और इस बल्ब ए का जो रेसिस्टेंस है, इस बल्ब ए का जो रेसिस्टेंस है वो आर ए है, एंड बल्ब बी दूसरा है आपके पास बल्ब बी, इस बल्ब बी का जो रेसिस्टेंस है वो आर बी है, वेयर आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, वेयर आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। ठीक है, आपने इसे एक सोर्स के अक्रॉस लगाया है, इसके सीरीज कॉम्बिनेशन को भी और एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी। आप बोलेंगे इफ बोथ द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर दोनों बल्ब को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाए देन पावर जो ए कंज्यूम करेगा और पावर जो बी कंज्यूम करेगा वो किसके बराबर होगा? वो किसके बराबर होगा? आप बोलेंगे पावर जो ए कंज्यूम कर रहा है उसका फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर ए, और जो बी कंज्यूम कर रहा है उसका पावर होगा आई स्क्वायर आर बी, और आई तो सेम रहेगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, आई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इट विल बी आर ए बाय आर बी, इट विल बी आर ए बाय आर बी, दैट इज लेस देन 1 ऑब्वियसली। क्यों लेस देन 1? क्योंकि आपने कहा डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है न्यूमरेटर से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सर फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू 1 से छोटी होगी, फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू 1 से छोटी होगी। कंक्लूजन ये कि पावर ए का जो भी है वो लेस देन पीबी होगा, क्योंकि ये जो रेशो है ये लेस देन 1 आया है, सो न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है। दैट इज आप ये बोलेंगे बल्ब बी भाई जिसकी रेसिस्टेंस ज्यादा है वो ज्यादा ग्लो करेगा क्योंकि उसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा है। बल्ब बी विल ग्लो मोर, बल्ब बी जो है वो ज्यादा ग्लो करेगा बेटा, वो ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा, ज्यादा इल्यूमिनेशन शो करेगा, ज्यादा रोशन करेगा, आम शब्दों में बात करें तो। ठीक है भाई, चलिए फिर आप ये बोलेंगे अगर हमें बात करनी है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, सो व्हाट यू कैन से, आप बोलोगे इफ both the bulbs are connected, अगर दोनों बल्ब्स को आपने कनेक्ट किया है, if both the bulbs are connected in parallel combination, यदि दोनों ही बल्ब्स को आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है, यदि दोनों ही बल्ब्स को आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है, तब देखिए आप क्या बोल सकते हैं, तब आप बोल सकते हैं पी ए बाय पी बी विल बी इक्वल टू, यार पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने का फायदा ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो V है उनके अक्रॉस वो सेम आ जाता है, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर। सो आप लिखेंगे V स्क्वायर बाय आर ए बाय V स्क्वायर बाय आर बी, यानी कि ये निकल कर आ जाएगा आर बी बाय आर ए, आर बी बाय आर ए। पावर कंजम्पशन का जो रेशो है, पावर कंजम्पशन का जो रेशो है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो रेशियो ऑफ रेसिस्टेंसेस के बराबर था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो इनवर्स रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस है। देखिए पी ए बाय पी बी इज आर बी बाय आर ए, यानी कि इनवर्स रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस। अगर इनवर्स रेशियो ऑफ चेक आवाज आ रही है? राइट, इनवर्स रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस के बराबर है बेटा, तो इनवर्स रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब है ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। माइक खिंच गया, एक सेकेंड में देखता हूँ आवाज आ रही है ना प्रॉपर। हेलो, या सो आर बी बाय आर ए ये ग्रेटर देन 1 आएगा। आर बी बाय आर ए ग्रेटर देन 1 आने का मतलब क्या है बेटा कि भाई अगर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, पी ए जो है वो ग्रेटर देन पी बी होगा, यानी आप ये बोलेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका रेसिस्टेंस कम होता है उसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा होती है, तो आप बोलेंगे वो ज्यादा ग्लो करता है। ठीक, सो बल्ब ए जिसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी वो ज्यादा रोशन करेगा, सो ज्यादा रोशनी देगा, बल्ब ए विल ग्लो मोर, बल्ब ए विल ग्लो मोर। सही है, तो देखिए एक छोटी सी बात आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि सर दो बल्ब अगर आपके पास हैं, अनआइडेंटिकल बल्ब्स हैं, राइट, या अनआइडेंटिकल बल्ब्स हैं ए और बी, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने पे जिसकी रोशनी ज्यादा होती है
पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने पर उसकी रोशनी कम हो जाती है, सीरीज में लगाने पे जिसकी ज़्यादा होगी, पैरेलल में लगाने पे उसकी कम हो जाएगी। ऑलराइट, तो इस बात को बस ध्यान में रखिएगा। सही है, चलिए अब बात कर लेते हैं हीटिंग की। तो आप बोलोगे वी नो कि जो पावर होता है ना, पावर P, वो आपको पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या उसी के साथ आप बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। पहले पावर को थोड़ा सा और यूनिट्स और डायमेंशंस की टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो मैं क्या क्या बात कर पाऊंगा यार, यूनिट्स और डायमेंशन की टर्म में अगर बात करने की कोशिश करूं तो इसको थोड़ा छोटा कर दें, और ऐसे लिख दें, इसको बॉक्स में भी इनक्लोज कर देते हैं यार। ठीक है, इसको एक प्रकार के बॉक्स में भी इनक्लोज कर देते हैं। ठीक, चलो इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें। सबसे पहली बात, आप कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में एसआई यूनिट क्या हो जाएगी यार इलेक्ट्रिक पावर की। पहले आप बात करेंगे एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक पावर की वॉट, ठीक है ना, W से डिनोट किया जाता है। अदर यूनिट्स में और क्या क्या आ जाएगा, अदर यूनिट्स में आपके पास आ जाएगा 1 किलोवाट जो है, 1 किलोवाट ये 10 की पावर 3 वॉट होता है। और क्या क्या यूज होता है, 1 मेगावाट, ये भी अक्सर यूज होता है पावर प्लांट्स की पावर बताने में। ठीक है, 10 की पावर से कितने मेगावाट का पावर प्लांट है, इतने मेगावाट का पावर प्लांट है, ऐसे आप सुनते होंगे। और 1 हॉर्स पावर HP 746 वॉट्स। ठीक है, और यहीं अगर आप बात करेंगे इसके डायमेंशनल एक्सप्रेशन, तो यार इलेक्ट्रिक पावर का जो डायमेंशनल एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल मैकेनिकल पावर जैसा ही होता है। क्या होता है, इट इज mL2T-3। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क का होता है mL2T-2, उसको एक और टाइम से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट mL2T-3। सो दिस इज द एसआई यूनिट। अदर यूनिट्स ऑफ पावर एंड हॉर्स पावर भी मोटर और जनरेटर की पावर बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, एंड डायमेंशनल एक्सप्रेशन इज mL2T-3। आई गेस दैट्स कूल, दैट्स क्लियर टू यू। ठीक है, चलो अब इसे पावर की परिभाषा के मुताबिक जरा समझने की कोशिश करते हैं। पावर को आप डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, और आप कह सकते हो रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी के, हीट एनर्जी के डिसिपेट होने का, या एनर्जी के डिसिपेट होने का रेट। सो रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, सही है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। तो यार जैसा कि मैं आपको हमेशा सिखाता आया हूं, जैसे मैंने बताया था ना, करंट क्या होता है, dQ/dt होता है, छोटा बाय छोटा हमेशा होगा, मगर ये टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम तभी होगा ओनली इफ करंट इज कांस्टेंट। ऑलराइट, सिमिलर टू दिस आप ये भी कह सकते हैं कि पावर जो होगा ये dH/dt हमेशा है, पावर जो होगा ये dH/dt हमेशा है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू dH/dt, ऑलवेज dH/dt। मगर इसे आप टोटल हीट बाय टोटल टाइम तभी लिखेंगे ओनली इफ द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट इज कांस्टेंट, और यू कैन से पावर इज कांस्टेंट। केवल तब जब पावर क्या हो, कांस्टेंट हो, केवल तब जब पावर क्या हो, कांस्टेंट हो। पावर के कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, पावर के कांस्टेंट होने का मतलब है कि I कांस्टेंट होना चाहिए, V कांस्टेंट होना चाहिए, R भी कांस्टेंट ही होना चाहिए। I कांस्टेंट होना चाहिए, V कांस्टेंट होना चाहिए, और R भी कांस्टेंट ही होना चाहिए। सब बोल सकते हैं ना यहाँ पे, I, V, R सभी के सभी क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तभी तो V इंटू I कांस्टेंट होगा, I स्क्वायर और कांस्टेंट होगा, और V स्क्वायर बाय R भी कांस्टेंट होगा। ऑलराइट, तो ये सभी कांस्टेंट है, तभी जाके आप बोल सकते हो कि पावर टोटल H बाय टोटल टाइम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं
और प्रिसाइसली अगर बात करने की कोशिश करें तो आप ये भी कह सकते हो बेटा कि सर ये टोटल बाय टोटल किसके किसके लिए होगा, टोटल बाय टोटल किसके किसके लिए होगा, टोटल बाय टोटल ना केवल ओनली फॉर स्टेडी डीसी होता है, स्टेडी डीसी बैटरी वाला करंट ओनली फॉर स्टेडी डीसी। एग्जाम्पल के तौर पे बैटरी वाला करंट, 10th क्लास में जो आप पढ़ रहे थे, बैटरी वाला करंट लिख दूं, बैटरी वाला करंट आई होप दैट्स क्लियर टू यू, बात समझ में आ गई होगी। तो बैटरी वाले करंट के लिए आप बात करेंगे स्टेडी डीसी की, किसकी बात करेंगे यार, स्टेडी डीसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और अदरवाइज स्टेडी डीसी का मतलब क्या है, स्थिर, एक तो यानी मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए और डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ना ही मैग्नीट्यूड में किसी प्रकार का चेंज चाहिए और ना ही डायरेक्शन में। डायरेक्ट करंट का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, दो प्रकार के करंट होते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो हमारे घरों में भी आ रहा होता है, आपको पता है उसकी दिशा ऑल्टरनेट करती जाती है, पीरियोडिकली रिवर्स करती जाती है, जबकि डायरेक्ट करंट की दिशा रिवर्स नहीं करती। मगर डायरेक्ट करंट भी दो प्रकार के हो सकते हैं कि एक दिशा में तो है मगर अस्थिर है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, और दूसरा क्या हो सकता है जो स्थिर है। तो टोटल बाय टोटल आप तभी लिख पाओगे जब करंट आपका स्थिर होगा। अदरवाइज डीएच बाई डी टी आप किसके किसके लिए लिख पाओगे, डीएच बाई डी टी आप लिख पाओगे अनस्टेडी डीसी के लिए, अस्थिर डीसी के लिए, अस्थिर डीसी मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही मगर मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो पावर भी बदल गई, पावर बदल गई तो आप डीएच बाई डी टी तो लिख सकते हो मगर एच बाई टी नहीं लिख सकते, एच बाई टी नहीं लिख सकते, ठीक है। या फिर एसी के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चों आगे चल के 12th क्लास में ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर है, ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर है, तब भी पावर जो होगा वो डीएच बाई डी टी के बराबर होगा, मगर वो ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में है, ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में है। तो वी विल डिस्कस लेटर, इट विल बी डिस्कस लेटर ऑन, ये बाद में डिस्कस होगा, ये बाद में डिस्कस होगा। लेकिन अभी कुछ सवालों के माध्यम से P इक्वल टू डी एच बाई डी टी को अनस्टेडी डीसी के लिए जरूर देख लेंगे, अनस्टेडी डीसी के लिए जरूर देखेंगे, सही है बच्चों। तो मुझे लगता है कि एक ये छोटी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये छोटा बाय छोटा तो हमेशा होता है मगर टोटल बाय टोटल केवल तब होगा जब एच पावर कांस्टेंट हो या रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट जो हो वो कांस्टेंट हो, ठीक है बच्चों। चलिए और कुछ बात कर लेते हैं। जैसे आप हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कंक्लूजन आपने ये निकाला, कंक्लूजन क्या है इसका, कंक्लूजन ये है सर कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि पावर इक्वल टू डी एच बाई डी टी तो हमेशा होता है, ठीक है। तो आपने कहा यहां से डी एच कितना निकल कर आ गया, पी डी टी, डी एच निकल कर आ गया पी डी टी, इंटीग्रेट कर दें, ऑन इंटीग्रेशन आप बोलेंगे कि इंटीग्रेट करने का मतलब है कि यहां से देखिए H कितना निकल कर आया, H निकल कर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ DH, भाई एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी है तो इंटीग्रेट कर दीजिए, सभी हीट को जोड़ दीजिए, टोटल हीट आ जाएगी। तो आप कहेंगे वो इंटीग्रेशन ऑफ DH है तो आप उसे इंटीग्रेशन ऑफ PDT लिख सकते हो, सो आप उसे इंटीग्रेशन ऑफ VIDT लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ VIDT लिख सकते हैं, आप उसे इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R dt लिख सकते हैं, आप उसे इंटीग्रेशन ऑफ V स्क्वायर बाय R dt भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ V स्क्वायर बाय R dt भी लिख सकते हैं। तो देखिए हीट के इतने सारे फॉर्मूले आपके सामने निकल कर आ गए हैं, हीट के इतने सारे फॉर्मूले निकल कर आ गए हैं। टी इनिशियल से टी फाइनल, हर बार आपको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, सो टी इनिशियल से टी फाइनल तक होगा, टी इनिशियल से टी फाइनल, टी इनिशियल से टी फाइनल। बात आई समझ में, ये टी इनिशियल से टी फाइनल निकल कर आएगा, क्लियर है भाई। तो अब इसके बाद एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा इसी पर बेस्ड, अच्छा इसकी एसआई यूनिट्स वगैरह अपने को पता है, ठीक है ना, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, हीट है, जूल होती है सर। इसके अलावा कमर्शियल यूनिट जो होती है वो किलोवाट आर भी होती है, एसआई यूनिट तो अपने को पता है, कमर्शियल यूनिट देख लेते हैं भाई, कमर्शियल यूनिट दोनों ही लिख दूं जब पढ़ ही रहे हैं तो हम लिख सकते हैं यार इसकी एसआई यूनिट जो है
वो क्या है, कमर्शियल यूनिट जो है वो क्या है, सीजीएस यूनिट जो है वो क्या है, और डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो क्या है। ठीक है, सभी लिख देते हैं। देखिए आप ये कहेंगे कि ऐसा यूनिट जो है इसकी यार वो जूल होती है, जे से डिनोट करेंगे। कमर्शियल यूनिट किलोवाट आर होती है, किलोवाट आर, दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। ऑलराइट, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। ठीक, सीजीएस यूनिट अर्ग होती है, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल, और डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा ml2t-2 होता है। बच्चों वाली बात, स्कूल लेवल तक की बात। ठीक है, इसके बाद एक सवाल नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एक सवाल जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेन लेवल करेंगे, और एक सवाल जेई एडवांस का पीवाईक्यू करेंगे, ताकि आपको सभी फ्लेवर समझ में आ जाए। तो मुझे लगता है पहले जो कॉन्सेप्ट सिखाया है, जो उसकी बारीकियां हैं, वो अपने को क्लियर हो गई होंगी। और अब आइए नीट, जेई मेन और जेई एडवांस लेवल के कुछ सवालों के बारे में बात करें। सबसे पहले एक नीट का पीवाईक्यू करते हैं यार। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये अपने आप में नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, दैट्स अ नीट पीवाईक्यू। ये क्या हो रहा है, ऑलराइट, नीट पीवाईक्यू। ठीक है, ये अपने आप में एक नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेसिस्टर है हमारे पास जिसकी रेसिस्टेंस वैल्यू R है, उसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट, ये रेसिस्टर है, इसकी रेसिस्टेंस वैल्यू R है, इसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट Q जो है दैट इज गिवन बाय AT माइनस BT स्क्वायर, AT माइनस BT स्क्वायर। शेयर A और B जो है ये पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, एंड T जो है वो टाइम है, T जो है वो टाइम है, ये आपको गिवन है। ठीक है, Q इज AT माइनस BT स्क्वायर, एंड A और B पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, और T जो है वो टाइम है। ये कह रहा है डिटरमाइन द हीट जनरेटेड थ्रू दिस रेसिस्टेंस, डिटरमाइन द हीट जनरेटेड, determine the heat generated through resistance R, through R by the time, जब तक कि करंट रुक नहीं जाता, by the time करंट सीजेस, जब तक करंट रुक नहीं जाता भाई, रुक नहीं जाता। तो करंट के रुक जाने का क्या मतलब है सर, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। करंट के रुक जाने का क्या मतलब है, करंट के रुक जाने का मतलब है कि करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। भाई एक रेसिस्टर है जिसकी रेसिस्टेंस वैल्यू R है, उसके थ्रू फ्लो कर रहा है चार्ज, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर ध्यान से देखोगे तो समय के साथ साथ चार्ज घटता चला जा रहा है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर ये चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी, करंट, चार्ज फ्लो करना बंद हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा। जिस पल में करंट 0 हो गया है, शुरू से लेके तब तक, शुरू से लेके उस पल तक जब तक करंट 0 हो गया है, टोटल हीट डिसिपेटेड कितनी है ये अपने को बतानी है। सही है, तो हम कैसे बता पाएंगे, कैसे बता पाएंगे, हम बोल पाएंगे वी नो कि जो करंट होता है यार वो dq बाई dt होता है, dq बाई dt। सही है, तो पहले तो वो समय निकाल लो सर जब तक हीट चाहिए, इनिशियल टाइम 0 होगा, और वो वाला समय निकाल लो जब तक करंट 0 नहीं हो जाता। सो दैट I विल बी इक्वल टू d बाई dt ऑफ AT माइनस BT स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको डिफरेंशिएशन समझाने की जरूरत है, तो आप ये बोल देंगे कि ये आ जाएगा A माइनस 2BT, A माइनस 2BT। तो आप बोलेंगे फॉर करंट टू सीज, यदि आप ये चाहते हैं कि करंट को सीज करना हो या स्टॉप, फॉर करंट टू सीज या स्टॉप, कैन आई से I की वैल्यू 0 रख दी जाए। I की वैल्यू 0 रख देने का मतलब है A माइनस 2BT 0 हो जाना चाहिए, या फिर आप T की वैल्यू रख दोगे A बाई 2B। मतलब ये वो फाइनल मोमेंट है, ये वो फाइनल पल है, ये वो फाइनल पल है जब जाके आप ये बोलोगे कि करंट 0 हो गया। तो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू a बाई 2b, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू a बाई 2b तक अपने को हीट को इंटीग्रेट करके निकालना होगा। अब आप बोलेंगे नाउ h विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dh विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p dt,
will be equal to integration of vi dt will be equal to integration of I square r dt। सारे फॉर्मूले फिर से लिख देता हूं ताकि रिवीजन हो जाए तुम्हारा। इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर बाय आर dt। अब मुद्दे की बात है कि सर अपने को ना इन दोनों को आपस में रिलेट करना है कि हीट जो है वो आई स्क्वायर आर dt से निकल कर आएगा। तो देखिए बेटा क्या कहेंगे हम, दिस इंप्लाइज h विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई की वैल्यू क्या है a माइनस टू बी टी और इस पूरे का स्क्वायर आई स्क्वायर आर डी टी विद इन लिमिट्स 0 से a बाय 2b, 0 से a बाय 2b इज द लिमिट, अपर लिमिट, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू a बाय 2b। सो h विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए सबसे पहले तो r बाहर आ गया, लिमिट में बाद में लगा दूंगा, बार बार लिखने से फायदा नहीं है। r बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन के अंदर बचा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 4ab t एंड इट इज dt। ध्यान से देख लीजिए, विद इन लिमिट 0 टू a बाय 2b। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, r बाहर आ गया है, ये है dt। अब जहां जहां प्लस माइनस साइन होता है बेटा वहां वहां इंटीग्रेशन को तोड़ लिया जाता है। तो आप बोलेंगे ये आ गया r, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4b स्क्वायर t स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4ab t dt। सब में लिमिट 0 टू 2ab, 0 टू a बाई 2b, 0 टू a बाई 2b ही है। फिर आपने कहा सर जो भी चीजें कांस्टेंट कोफिशिएंट की तरह बिहेव, अभी फिजिक्स का काम तो खत्म हो गया है ना, फिजिक्स का काम यहां और वहीं खत्म था। अब क्या है, मैथ्स का काम शुरू होता है। और नीट वालों के लिए ये मैथ्स मुश्किल हो जाती है यार, लेकिन आप जेई वाले बच्चे भी हैं तो आपके लिए तो यार ये वाली मैथ्स बाएं हाथ का खेल है। मुझसे पहले आपको इंटीग्रेट करके जवाब बता देना चाहिए। देखो सो आर, जो भी चीजें कांस्टेंट कोफिशिएंट की तरह बिहेव कर रही हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर चली जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस 4b स्क्वायर, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt माइनस 4ab, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t dt। सही है, विद इन लिमिट 0 टू a बाई 2b, 0 टू a बाई 2b ही है। ये आ गया r, दिस इज a स्क्वायर एंड dt का इंटीग्रेशन इज t विद इन लिमिट 0 टू a बाई 2b प्लस 4b स्क्वायर एंड इट इज t क्यूब बाई 3 विद इन लिमिट 0 टू a बाई 2b, पावर एक बढ़ा दी जाती है और बड़े पे पावर से डिवाइड कर दिया जाता है, माइनस 4ab एंड इट इज t स्क्वायर बाई 2 विद इन लिमिट 0 टू a बाई 2b। सही है भाई, 0 टू a बाई 2b। अब क्या करना है, अपर लिमिट डालते जानिए, क्योंकि माइनस करके लोअर लिमिट डालोगे तो लोअर लिमिट यहां 0 डालने पे 0, यहां 0 डालने पे 0 क्यूब बाई 3 यानी कि 0, यहां 0 डालने पे 0 स्क्वायर बाई 2 यानी कि फिर से 0। तो मुझे क्या करना है, केवल और केवल अपर लिमिट डालनी है। तो ये आया a स्क्वायर एंड इट इज a बाई 2b प्लस 4b स्क्वायर एंड इट इज a बाई 2b का क्यूब, 4b स्क्वायर, और ये 3 जो है ना ये बाहर निकाल लो, तो ये आएगा a बाई 2b और इसका क्यूब माइनस ये 2 बाहर निकाल लीजिए तो 4ab बाई 2, और ये 2 बाहर निकालने के बाद ये a बाई 2b और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब केयरफुली कैलकुलेशन देखना है यार, कैलकुलेशन काफी केयरफुली देखिएगा। आप कहेंगे h विल बी इक्वल टू r, हियर इट इज, ये a स्क्वायर इंटू a बाई 2b है, तो बेटा ये आ गया a क्यूब बाई 2b, a क्यूब बाई 2b, a क्यूब बाई 2b प्लस, ध्यान से देखिएगा, ये जो a क्यूब बाई 2 का क्यूब कितना हो जाएगा यार, 8। तो ऊपर आया a क्यूब डिवाइडेड में नीचे आया 2 का क्यूब यानी कि 8, मगर उस 8 को 4 ने काटा होगा 2 पे, तो 4 ने 8 को काटा होगा 2 पे, वो 2 और ये 3 हो जाएगा 6, और नीचे आया होगा b का क्यूब, मगर ऊपर b का स्क्वायर है, तो b के स्क्वायर ने b के क्यूब को काटा होगा तो एक b यहां पर भी बच गया होगा, माइनस ये 4ab बाई 2। अब देखिए जरा, ये a का स्क्वायर और एक a बाहर, a का स्क्वायर और एक a बाहर, तो ये आ गया a क्यूब, ये आ गया a क्यूब एंड नीचे 2 का स्क्वायर 4 और इस 4 ने काट दिया, 4 ने 4 को काटा, ये 2 चुपचाप बचा है। ऊपर आया है b और नीचे आया है b का स्क्वायर, ऊपर आया b नीचे आया b का स्क्वायर, एक b यहां बच गया। जरा गौर से देखो तो a क्यूब बाई 2b और माइनस a क्यूब बाई 2b दोनों कट गए, a क्यूब बाई 2b और माइनस a क्यूब बाई 2b दोनों कट गए, और आंसर निकल कर आ गया a क्यूब r बाहर खड़ा था भाई, a क्यूब r बाई 6b, a क्यूब r बाई 6b
दैट्स योर फाइनल रिजल्ट, दैट्स योर फाइनल रिजल्ट। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, दैट्स योर रिजल्ट। ऑलराइट, सी सो यहां से ए क्यू बार बाय 6b, दैट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर नीट। ठीक है, तो ऐसे ही आगे चलना है यार। ऑलराइट, और पार्टीशन डाल देते हैं बीच में लाइक दिस। ऑलराइट, चलो, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट्स वैल्यू। और नीट वालों के लिए अच्छा क्वेश्चन, टफ हो जाता है यार, अक्सर बच्चे ऐसे वाले सवालों को छोड़ के आते हैं, पर क्योंकि आपके पास मैथ्स भी है तो इंटीग्रेशन से मुझे नहीं लगता आपको घबराने की जरूरत है, फिजिक्स का काम तो यहीं पे खत्म भी हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं अब अगले सवाल की। अगला सवाल जेई मेन के लिए है, जेई मेन के लिए है। ठीक है, इसको मैं डेजिग्नेशन दूंगा फॉर जेई मेन। इसके बाद यार जेई एडवांस का भी देखेंगे, ठीक है ना, सभी लेवल्स देखने चाहिए अपने को। सो हम बात कर रहे हैं फॉर जेईई मेन, ठीक है ना, फॉर जेई मेन। तो कैसे कर पाएंगे इसको जेई मेन के लिए? हम बोलेंगे सवाल क्या है एग्जैक्टली सवाल ये है कि देयर इज अ रेसिस्टर, ठीक है, और इसकी जो रेसिस्टेंस वैल्यू है लेट सपोज वो 5 ओम है। ठीक है, ये 5 ओम है, ठीक, और ये हायर पोटेंशियल पे मेंटेन्ड है, ये लोअर पोटेंशियल पे मेंटेन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हायर टू लोअर एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा होगा। इस इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि इसको हायर लोअर मेंटेन करने के लिए आप ऐसे समझिए, देखिए आपने क्या किया, यहां पे ना एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगाया जिसमें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी पोलैरिटी मेंटेन्ड है, ये वाली हायर हो गई और ये वाली लोअर हो गई, ऐसे समझो। मगर ये अपने आप में ना वेरिएबल है। इस साइन का मतलब क्या होता है, 10th क्लास में सिखाया गया था, वेरिएबल है, वेरिएबल है। ये जो आप ईएमएफ लगा रहे हो इसकी पोलैरिटी फिक्स है, अल्टरनेटिंग करंट से डील नहीं कर रहे, पोलैरिटी चेंज करने से डील नहीं कर रहे। अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल ये होता है, लेकिन इसका सिंबल, इस सिंबल का क्या मतलब है कि पोटेंशियल जो है वो वेरी कर रहा है। पोटेंशियल समय के साथ साथ कैसे वेरी कर रहा है ये भी सुन लीजिए। आप ये बोलेंगे कि टी के साथ साथ ये जो ईएमएफ है जो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करा रहा है, ये समय के साथ साथ ऐसे वेरी कर रहा है। ये t इक्वल टू 0 सेकेंड, ये t इक्वल टू 4 सेकेंड, और ये सेकेंड्स में है बेटा, और ये वोल्ट्स में है बेटा। ये 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट है। आपसे कहा गया है डिटरमाइन the heat generated in first 4 seconds, in first 4 seconds, पहले 4 सेकंड में फ्लो होने वाला हीट, जनरेट होने वाला हीट बताना है। तो पहले 4 सेकंड में यार पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप क्या करोगे, आप बड़ी सिंपल सी बात बोलोगे, आप बोलोगे शेयर, देखिए शेयर यू विल से कि सर हीट जो निकलेगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डी एच इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। अब मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं ताकि तुम्हें इसकी आदत हो जाए। इंटीग्रेशन ऑफ वी आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर बाय आर डी टी। एंड लास्ट में लिखने का मतलब ये नहीं कि इसकी प्रायोरिटी कम कर दी जाए। इनफैक्ट इस बार देखो ये वाला क्वेश्चन जो है वो यहीं से सॉल्व होगा, ये वाला क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा। तो आप क्या बोलने वाले, आप बोलने वाले एच विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर बाय आर डी टी विदिन लिमिट 0 to t, यानी कि 4 सेकेंड्स। सो लुक एट इट केयरफुली। सबसे पहले आपको ई वर्सेस टाइम निकालना पड़ेगा। सो दैट्स अ स्ट्रेट लाइन। इफ दैट्स अ स्ट्रेट लाइन कैन यू से हियर ई की वैल्यू 60 के बराबर है, ई इक्वल टू एम टी के बराबर है, वाई इक्वल टू एम एक्स वाली फॉर्म, वाई इक्वल टू एम एक्स वाली फॉर्म है ना। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो एक स्लोप आ जाएगा। तो ई विल बी इक्वल टू tan थीटा इंटू टी। सो आप बोलेंगे ये tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो ई विल बी इक्वल टू 24/4 इंटू टी। और सिंपली आप क्या बोल सकते हो, ई इक्वल टू 60, ई इक्वल टू 60। ऐसा करके आपने ईएमएफ निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ टाइम, ईएमएफ निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब खेल खत्म, अब तो बहुत ईजी है। तो आप बोलेंगे दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ई का स्क्वायर क्या आ जाएगा यार, 6t का स्क्वायर इंटू डी टी, डिवाइडेड में रेसिस्टेंस कितना है 5 ओम है,
और इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 to 4, 0 to 4। तो आप बोलेंगे 6 का स्क्वायर 36 बाहर आ गया है, 6 का स्क्वायर 36 बाहर आ गया है, 5 भी बाहर आ गया है, 5 भी बाहर आ गया, और इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन चाहिए विद इन लिमिट 0 to 4, विद इन लिमिट 0 to 4, ऑलराइट, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन। तो आप बोलेंगे ये आ गया 36/5 एंड इट इज टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर एक बढ़ा दी जाएगी और बड़ी भी पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा विद इन लिमिट 0 to 4। So t³/3 within limit 0 to 4, and that is quite easy. This is 36/5 and it is 4³/3 minus 0³/3। और अपने को पता है यार 0³/3 का मतलब क्या है, ये तो 0 ही हो गया यार, ठीक है ना, 0 ही हो गया। इसका मतलब ये निकल कर आएगा 4 का क्यूब कितना हो जाएगा यार, 4 into 4 16 into 4 64, 16 into 4 64। और आप कहेंगे कि ये जो 3 है, असल क्वेश्चन में ना जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं ये 5 ओम की जगह 12 ओम दिया हुआ था, 12 ओम। तो ये 12 ओम देने से फायदा क्या था, असल क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं। इन एक्चुअल क्वेश्चन दिस 5 ओम वाज 12 ओम, तो ये सीधा 64 निकल कर आ जाता था। एनीवेज डेटा में क्या रखा है, डेटा में कोई बहुत बड़ी बात तो रखी नहीं। तो आप बोलोगे यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5 अगर हटा दूं तो ये हर बार कितना आ जाएगा, ये हर बार आ जाएगा e²/r, तो 12 और ये 12, जरा ध्यान से देखिए ये आ गया 12 into 3 36 कट गया, 4 का क्यूब कितना आ गया 64 जूल्स, दैट्स योर रिजल्ट, 64 जूल, दैट्स योर रिजल्ट। सो एक्चुअल क्वेश्चन में 12 ओम था। एनीवेज 5 ओम भी ले लोगे, 10 ओम भी ले लोगे, 50 ओम भी ले लोगे, तो यार बेसिक कैलकुलेशन ही तो है। सो एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया क्या बेटा, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हालांकि आपको लगा होगा कि यार जो मैंने जेई मेन के लिए प्रिपेयर करने को बोला उससे बेटर तो यार नीट वाला ही पीवाईक्यू, उससे अच्छा क्वेश्चन था नीट वाला पीवाईक्यू, एंड दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस व्हिच केम इन नीट एग्जामिनेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पावर एंड हीटिंग इफेक्ट। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। और मैं आपके सामने सारे बेसिक सवाल डिस्कस नहीं करता हूं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस या बेस्ट प्रॉब्लम्स इसलिए डिस्कस कर देता हूं सो दैट बाकी के फिजिक्स के सवाल जब आप खुद से करोगे तो आप उसे ओरली कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर जेई मेन है। चलिए बात करते हैं अब जेई एडवांस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स टॉक अबाउट जेई एडवांस, ठीक है। ये अपने आप में एक जेई एडवांस का पीवाईक्यू है। जेई एडवांस जिसे आप पहले आईआईटी जेई के नाम से जानते थे, ठीक, उसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसे मैं टिप की फॉर्म में आपको याद, प्रॉपर्टी या टिप की फॉर्म में ध्यान रखने को बोलूंगा, ठीक है। क्या है जरा ध्यान से सुनते जाइएगा। आप ये बोलेंगे, सिचुएशन क्या है, देखिए मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में ना एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, एक पानी का एक सर्टेन वॉल्यूम है जो मुझे रूम टेम्परेचर से उठा के बॉयल करना है। तो ये एक पतीला या एक बाल्टी है, इस बाल्टी के अंदर कुछ पानी भरा हुआ है और इस पानी को गर्म करने के लिए घर में आने वाली सप्लाई से, वैसे तो वो ऑल्टरनेटिंग है लेकिन अभी मैं उसे वोल्टेज सप्लाई बोल देता हूं, डायरेक्ट वाली, ऐसे ही डिनोट कर देता हूं, ठीक है। तो जब मैंने हीटर 1 का इस्तेमाल किया, दिस इज माय हीटर 1, मैं इसे दूसरे कलर से मेंशन कर देता हूं, देखिए वैसे ही ऑल्टरनेटिंग सप्लाई आती है हमारे घरों में। फिलहाल हम डिस्कशन के लिए, क्योंकि डायरेक्ट करंट पढ़ रहे हैं अभी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी वाला करंट, तो उसी की प्रॉपर्टी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं ये R1 रेसिस्टर था, इसका हीटर 1 का इस्तेमाल किया, दिस इज हीटर 1 H1, ठीक है। और इट टुक T1 टाइम टू बॉयल। उसने T1 समय ले लिया रूम टेम्परेचर से इस पानी को उबालने के लिए, सही है। फिर आपने क्या किया, एक दूसरे पतीले में उतना ही पानी लिया, या दूसरी रोज किसी और दिन उतना ही पानी लिया, उसी बाल्टी में लिया, और रूम टेम्परेचर भी दूसरे दिन उतना ही है। अब की बार आपने दूसरे हीटर का इस्तेमाल किया, अब की बार आपने कोई दूसरा हीटर लिया, दूसरी इमर्जन रॉड ले ली, पानी गर्म करने वाला हीटर लिया, पानी गर्म करने वाली रॉड H2, और इसने रूम टेम्परेचर से बॉयल करने के लिए T2 टाइम ले लिया, T2 टाइम टू बॉयल, ठीक है। अब आपने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईआईटी जेईई एडवांस का है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा टिप पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना।
आपने कहा कि अब की बार आपने ना सोचा कि यार मैं काम करता हूं, दोनों रॉड्स को ना सीरीज में लगा देता हूं एंड टू एंड, और अब पानी को उबाल के देखता हूं, बताइए कितना टाइम लगेगा। और फिर आपने सोचा कि नहीं यार अब क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा के पैरेलल में लगाते हैं दोनों हीटर को और साथ में काम करते हैं। तो आपने सोचा कि मैं एक दिन रॉड 1 का इस्तेमाल कर रहा था, दूसरे दिन रॉड 2 का, अब क्या कर रहे हैं, दोनों रॉड्स का साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार उनको सीरीज में लगा के और एक बार उनको पैरेलल में लगा के, और तब बताना है कि सीरीज में लगाने पर उतने ही पानी को उबालने के लिए कितना समय लगेगा और पैरेलल में लगाने पे उतने ही पानी को उबालने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप अब बोलेंगे इफ केस 1, सुनिएगा केस 1, if both rods or heaters are used simultaneously, एक साथ आपने उसको यूज किया है, ठीक है, simultaneously in series combination, अगर उनको साथ में इस्तेमाल करना है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इफ बोथ रॉड्स और हीटर्स आर यूज्ड साइमल्टेनियसली इन सीरीज, और इसकी मैं कर लेता हूं कार्बन कॉपी, और मैं बोलूंगा कि सीरीज की जगह अब किस में इस्तेमाल करेंगे यार, पैरेलल में, और केस 2 हो जाएगा, ये केस 2 हो जाएगा। और हमें बताना है कि यार केस 2 में जब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन दोनों को पैरेलल टू द सप्लाई लगाकर इस्तेमाल किया जाएगा, पैरेलल टू द सप्लाई इस्तेमाल किया जाएगा तो समय कितना लगेगा। तो इस समय के बारे में कमेंट करने से पहले शुरुआत में भी समय के बारे में कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है बॉस। अपन ये बोलेंगे कि यहां पे मान लीजिए पानी को उबलने के लिए हीट H चाहिए होती है, पानी को उबलने के लिए हीट H चाहिए होती है। सो H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर आपने सेम वोल्टेज दे रखा है, घरों में तो सेम वोल्टेज ही मिलेगा, 220 वोल्ट की सप्लाई, ये अलग बात है कि यार वो अल्टरनेटिंग होती है। अभी हम बैटरी वाले करंट को समझ के या डायरेक्ट करंट के लिए, डायरेक्ट वोल्टेज के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप बोलोगे कि ये V²/R1 इंटू T1 है, V²/R1 इंटू T1 है, ठीक है। तो यहां से R1 कितना निकल कर आएगा भाई, ये निकल कर आ जाएगा V²/H इंटू T1, या फिर आप क्या बोलोगे, यहां पर आप बोलेंगे 1/R1 कितना आएगा, 1/R1 निकल कर आ जाएगा H बाय V²T1, और R1 कितना निकल कर आ जाएगा V²T1/H। मुझे दोनों की जरूरत पड़ेगी, 1/R1 की भी और R1 की भी। सिमिलरली अगर उतने ही पानी को उबालने के लिए और किसी और दिन उतने ही रूम टेम्परेचर से उबालने के लिए, किसी और दिन किसी और हीटर का इस्तेमाल करके उतने ही पानी को उतने ही रूम टेम्परेचर से बॉयल करने के लिए आपको हीट भी उतनी चाहिए होगी, तो हीट H ही होगी, ना कि H1 और H2। हीट अब भी उतनी ही चाहिए, टाइम कुछ और लग गया उस हीट को पाने के लिए दूसरे हीटर का इस्तेमाल करके, तो ये हो जाएगा V²/R2 इंटू T2, V²/R यानी कि पावर इंटू T, V²/R इंटू T। तो यहां से 1/R2 कितना निकल कर आ गया, 1/R2 निकल कर आया H/V²T2, और R2 की वैल्यू आ गई V²T2/H, V²T2/H। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, रिमेंबर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप बोलेंगे, क्या आप बोल सकते हैं भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में, यू कैन सिंपली कंक्लूड कि सर अब की बार भी हीट H ही चाहिए होगी, एंड दैट विल बी उतने ही वोल्टेज से आपने कनेक्ट किया है, इट विल बी R सीरीज इक्विवेलेंट, और टाइम भी क्या हो जाएगा T सीरीज, ठीक है। सो V²/R इंटू T, आपने कहा H तो H है, इसे आपने लिखा V²/R सीरीज इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो बेटा, R1 प्लस R2 एंड इट इज T सीरीज, ऑलराइट। सो आप लिख सकते हैं R1 प्लस R2 यहां पे, एंड दैट इज इक्वल टू V²/H इंटू T सीरीज। अब जरा ध्यान से सोचिए, R1 को अभी आपने पीछे लिखा है V²T1/H, तो आप इसको लिख सकते हैं V²T1/H प्लस इसको आप लिख सकते हैं V²T2/H, एंड दैट विल बी इक्वल टू V²T सीरीज/H। V²/H दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, T सीरीज निकल कर आ जाएगा सिंपली T1 प्लस T2, T सीरीज निकल कर आएगा T1 प्लस T2। इस बात का सिग्निफिकेंस ये है कि जैसा रेसिस्टेंस का पैटर्न आ रहा था
जैसा रेसिस्टेंस का पैटर्न आ रहा था ठीक वैसा ही किसका पैटर्न निकल कर आ रहा है यार, ठीक वैसा ही किसका पैटर्न निकल कर आ रहा है, टाइम का। रेसिस्टेंस भी सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली ऐड होते थे, टाइम भी सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली ऐड होता है। और टी सीरीज अगर T1 प्लस T2 है यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन पे लगाने पर आपको समय और ज्यादा लग रहा है, मतलब हीटिंग स्लो हो जाएगी, हीटिंग स्लो हो जाएगी। सो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है हीटिंग विल बी स्लोअर, हीटिंग विल बी स्लोअर, पहले से ज्यादा समय लग रहा है ना, हीटिंग विल बी स्लोअर एंड वाटर विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू बॉयल, बहुत समय लग जाएगा उसको उबलने के लिए। वाटर विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट बॉइल्ड, पानी को उबलने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, वाटर को उबलने के लिए, बॉयल होने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाएगा यार, ठीक है। वाटर विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट बॉइल्ड, सही है। तो ये हमने क्या देखा, कंक्लूड किया। ठीक, अगला कंक्लूजन आप क्या निकाल लोगे पैरेलल के लिए, उसमें आप क्या बोलोगे, पैरेलल रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता था ना R1 R2 बाय R1 प्लस R2, टाइम भी वैसे ही निकलेगा, T1 T2 बाय T1 प्लस T2। कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखिएगा। आप बोलेंगे अब की बार जो हीटिंग होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो हो जाएगी v स्क्वायर बाय R पैरेलल इक्विवेलेंट, सीरीज इक्विवेलेंट की जगह R पैरेलल इक्विवेलेंट एंड इट इज T पैरेलल, ऑलराइट। सो इसे आप लिख सकते हो H बाय v स्क्वायर T पैरेलल दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय R पैरेलल इक्विवेलेंट, विच इन टर्न कैन बी रिटन एज, इसको फर्दर क्या लिखा जा सकता है यार, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको लिखा जा सकता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, करेक्ट। पैरेलल में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक। और देखिए जरा मैंने पीछे 1 बाय R1 और 1 बाय R2 दोनों की वैल्यू निकाली, ये H बाय वी स्क्वायर T1 है, ये H बाय वी स्क्वायर T2 है, तो ये आया H बाय वी स्क्वायर TP। सो ये निकल कर आ गया बेटा H बाय वी स्क्वायर T1 प्लस H बाय वी स्क्वायर T2, ठीक है। तो ये निकल कर आ गया 1 बाय T पैरेलल एज 1 बाय T1 प्लस 1 बाय T2, 1 बाय T1 1 बाय T2, और T पैरेलल कितना निकल कर आ गया यार, T पैरेलल निकल कर आया T1 T2 बाय T1 प्लस T2, T1 T2 बाय T1 प्लस T2। अगर आप गौर से इसे समझने की कोशिश करें तो ये पैरेलल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है और पैरेलल रेसिस्टेंस के फॉर्मूले वाला पैटर्न है, और पैरेलल रेसिस्टेंस के फॉर्मूले वाला पैटर्न यही होता था कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता था वो छोटे वाले से भी छोटा आता था, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस छोटे वाले से भी छोटा आएगा। जरा ध्यान से सुनना, यहां पर आप क्या बोल पाएंगे, यहां पर आप बोल पाएंगे शेयर दिस T1 ये बड़े वाले से भी बड़ा होगा, T सीरीज जो है ये बड़े वाले से भी बड़ा होगा, यानी इट इज ग्रेटर देन T1 एंड इट इज ग्रेटर देन T2, इट इज ग्रेटर देन T1 एंड इट इज ग्रेटर देन T2। ये T1 से भी बड़ा है और T2 से भी बड़ा है। लेकिन जरा पैरेलल के बारे में बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेलल की प्रॉपर्टी होती है कि ये छोटे वाले से भी छोटा होता है, छोटे वाले से भी छोटा होता है। इसका मतलब ये लेस देन T2 आने वाला है और ये लेस देन T1 आने वाला है। ये छोटे वाले से भी छोटा होगा, सीरीज वाला बड़े वाले से भी बड़ा होगा और पैरेलल वाला छोटे वाले से भी छोटा होगा, तो समय कम लगेगा, समय कम लगेगा। तो आप बोलेंगे जैसे पिछली बार आपने क्या बोला था, पिछली बार आपने बोला था हीटिंग विल बी स्लोअर, इस बार आप क्या बोलोगे, हीटिंग विल बी फास्टर, हीटिंग विल बी फास्टर एंड वाटर विल गेट बॉइल्ड वेरी सून, बहुत जल्दी ही वो बॉयल हो जाएगा, वाटर विल गेट बॉइल्ड वेरी सून। पिछली बार उसे बहुत ज्यादा समय लग रहा था, अब की बार वो वेरी सून, सून का मतलब क्या होता है, जल्दी, जल्दी उबल जाएगा। ऑलराइट बच्चों, सो मुझे लगता है कि ये फंडा भी आपको क्लियर हो गया होगा। पैटर्नलिस्टिक वे में हमने बात की है, पैटर्न में हमने बात की है, और ये देखिए ये सिचुएशन आपके सामने थी। जेई एडवांस का, IIT जेई का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इससे पहले मैंने जेई मेन के लिए करवाया, उससे पहले मैंने एक नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया। इसी तरीके के सभी सवाल हीटिंग इफेक्ट के और इलेक्ट्रिकल पावर के जितने भी आज तक आए हुए हैं, मेरा सजेशन आपको है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके रखिएगा, बढ़िया तरीके से काम कीजिएगा यार। एक समय ऐसा आएगा कि हम सॉकेट्स और ये पावर वगैरह वाले सारे सवाल जो हैं ओरली सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सही है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते मैं फिर आपको यही बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपके सामने वीडियो में भी अभी आपको मिल जाएगा, देखिए, और डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
राइट। और अभिलाष 1093 करके आप मुझे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे या अनअकैडमी मैसेंजर पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी और जब आप मुझे कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी शेयर करूंगा और उसी ग्रुप पे लेक्चर खत्म होते ही 10 मिनट के अंदर आपके पास नोट्स वगैरह, नोट्स, डीपीपीज, वो सारी चीजें आ जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक यार पेड सब्सक्रिप्शन है। इनके अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इन इंडिविजुअल बेनिफिट्स के चलते अगर आप आइकॉनिक या प्लस प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करने पे आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो पहले मुझसे कनेक्ट जरूर करें, उसके बाद हम और डिटेल में बात कर सकते हैं कि क्या किस तरीके के बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपकमिंग बैचेस जो हैं यार, जून के मंथ में 2022 जैसे 30 जून को भी बैच स्टार्ट है, तो 30 जून वाले बैचेस या जो फ्रेश बैचेस स्टार्ट हैं इसमें आपका बैकलॉग भी नहीं होगा और पुराने पेंडिंग टॉपिक्स जो हैं वो समय के साथ साथ मैं भी कंप्लीट करता चल रहा हूँ। IIT JEE का यार सब्सक्रिप्शन ऑफर आया हुआ है जिसके बारे में मैंने अक्सर शॉर्ट्स बना के भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात, वो सारे ऑफर्स जो हैं वो भी मैं नोट्स के साथ अभी अटैच कर दूंगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अनअकैडमी कॉम्बैट जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, अनअकैडमी कॉम्बैट जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसकी डिटेल्स भी हमारे सामने है यार। स्कॉलरशिप लेने के लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आस्क अ डाउट फीचर, घर बैठे पढ़ाई करते टाइम अक्सर आप लोग भी मुझसे पूछते हैं, यूट्यूब पे भी डाउट्स पूछते हैं, कुछ तो मैं हमेशा एंटरटेन करने की कोशिश करता हूं, मगर डाउट्स की इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन आस्क अ डाउट फीचर का इस्तेमाल करके ली जा सकती है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक का एक पेंडिंग लेक्चर जो चल रहा था, जो अक्सर आपको प्लेलिस्ट में थोड़ा सा परेशान किया करता था, उसको हमने खत्म किया है। इसके अलावा भी जो पेंडिंग चीज़ें हैं उन्हें भी फटाफट से कंप्लीट कर देंगे एंड रेस्ट विल बी अश्योर्ड। मेहनत करते रहो और रिजल्ट ज़रूर आएगा। ऑलराइट, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।